हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। ठीक है, तो चैप्टर का नाम हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। अब देखिए, एक वर्ड होता है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रो वर्ड है इसका मतलब हो गया चार्ज, और स्टैटिक क्या होता है? एट रेस्ट। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम पढ़ते हैं चार्जेस के बारे में जो कि रेस्ट पे हों। ठीक है, ऐसे ही एक होता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स, तो उसमें चार्जेस मूव करते हैं। तो देखो, जैसे कि कोई एक चार्ज है हमारे पास, लाइक ये चार्ज है। ठीक है, अगर ये रेस्ट पे है, चार्ज अगर रेस्ट पे है तो ये जनरेट करता है सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है, मूविंग चार्ज है, तो ये जनरेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है तो इससे हमें मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इससे मिल जाएगी हमको ईएम वेव्स, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को हम एक बार सही से लिखते हैं यहाँ पर। तो देखिए, पॉइंट्स क्या हमारे पास? पहला पॉइंट है, इफ चार्ज इज एट रेस्ट it will generate इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा हमने क्या देखा था? जब चार्ज मूव कर रहा है, इफ चार्ज इज मूविंग इट विल जनरेट, या फिर प्रोड्यूस भी लिख सकते हैं आप, इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। और तीसरा हमने क्या देखा था? जब चार्ज एक्सेलरेट कर रहा हो, इफ चार्ज इज एक्सेलरेटिंग it will produce इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और इससे क्या मिल जाएगी हमको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का तो पूरा एक चैप्टर है अलग से, तो आप इनको आप नोट कीजिए। फिर देखते हैं कि चार्ज क्या होता है। ये तो मैंने आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दे दी है। तो देखो, आप समझते हैं कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज आपने पढ़ा होगा ना, मैटर होता है। मास क्या है? मैटर की एक प्रॉपर्टी है। वैसे ही चार्ज भी मैटर की एक प्रॉपर्टी है। चार्ज मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक अफेक्ट एंड मैग्नेटिक अफेक्ट एक्सपीरियंस किए जाते हैं, या फिर किसी दूसरी बॉडी के ऊपर लगाए जाते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि चार्ज किसी बॉडी पे कैसे आएगा? जैसे कि एक बॉडी है, ठीक है, इस पे चार्ज कैसे आएगा? या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो या फिर कम हो। जैसे कि आपको पता है एक एटम होता है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, ये पूरा ये ले लेते हैं, न्यूक्लियस ले लेते हैं। ये प्रोटॉन हो गया और ये न्यूट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर ये ऑर्बिट है। बाहर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है,
जब इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर नंबर कम हो जाए या फिर इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा हो जाए, ये कॉज करता है कि नेगेटिव साइन आएगा या फिर पॉजिटिव साइन आएगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज आएगा या फिर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो इसको एक बार मैं प्रॉपरली लिख देती हूँ कि चार्ज क्या होता है। आपको मैंने अभी बताया चार्ज क्या है। ये मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस किया जाता है। चार्ज it is a property of matter property associated with the matter through which magnetic and electric effects are produced or experienced। ठीक है, और मैंने आपको अभी बताया कि ये न्यूक्लियस है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गए, बाहर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तब देखिए अगर हम ये सोच के माने कि अगर बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब कि प्रोटॉन्स ऐड हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है। ठीक है, पॉजिटिव अगर चार्ज है किसी बॉडी के ऊपर तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर प्रोटॉन्स से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, डेफिशिएंसी है। ठीक है, और दूसरा हम क्या बोलते हैं कि इस बॉडी में से नेगेटिव चार्ज है। ओके, इसका मतलब ये है कि प्रोटॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में प्रेजेंट है यहाँ पर, और जब इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में होंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो इसके लिए पॉइंट है द डेफिशिएंसी एंड एक्सेस ऑफ electrons are the cause of net charge on the body। ठीक है, तो अगर यहाँ पर पॉजिटिव साइन है तो आप ये नहीं बोलेंगे कि प्रोटॉन्स ऐड हो गए हैं यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए हैं, इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर कमी है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव साइन है। और इस पर नेगेटिव साइन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर है वो ज़्यादा है। ओके, तो अब आप इसको नोट कीजिए। अब देखते हैं टाइप ऑफ चार्जेस। टाइप्स ऑफ चार्जेस, कितने प्रकार के होते हैं चार्ज, दो टाइप के। कौन कौन से हैं वो, एक है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होगा नेगेटिव चार्ज, ये तो आपको पता ही है। अगर आपके पास मैं लिख दूं कि एक चार्ज है 2 कूलम, दूसरा है -3 कूलम, इन दोनों में से बताइए कौन सा चार्ज बड़ा है। जब ऐसी बात कर दे कि कौन सा चार्ज बड़ा है तो उसमें आप नेगेटिव चार्ज को हटा के सिर्फ मैग्नीट्यूड देखेंगे कि मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा है। तो आप देखिए यहाँ पर
2 से बड़ा कौन सा है, 3 है, तो बड़ा चार्ज क्या होगा, 3 कूलम्ब। ठीक है, ये छोटा चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव साइन को कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड को देखते हैं। ठीक है, नेगेटिव चार्ज क्या बता रहा है, बस कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 कूलम्ब चार्ज कैसा है, स्ट्रॉन्ग चार्ज है ये। ओके, तो अब आप इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं चार्ज की यूनिट के बारे में। अब देखिए बात करते हैं यूनिट ऑफ चार्ज की। यूनिट ऑफ चार्ज, तो देखो फॉर्मूला आपको पता ही होगा, 10th में पढ़ा होगा आपने। फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू आई टी। Q क्या है, यहाँ पर चार्ज है, I यहाँ पर है करंट, और T तो आपको पता ही है, ये क्या है, टाइम। ठीक है, तो देखिए अब I यानी कि करंट, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, और टाइम की सेकेंड, तो चार्ज की यूनिट क्या आ गई है, एम्पियर सेकेंड। तो SI यूनिट ऑफ चार्ज है हमारे पास, SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा, एम्पियर सेकेंड, या फिर आप इसको लिख सकते हैं कूलम्ब। ठीक है, इसको कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर मैं और लिख देती हूँ, या फिर आप लोग बच्चों सोचो कि ये ऑब्लिक वैसे है डिवाइड में। ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास प्रैक्टिकल यूनिट, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज, इसमें आएगा एम्पियर आर। ये होता है 3600 कूलम्ब। एक यूनिट और होती है फराडे, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, फिजिक्स में भी काम आता है ये बराबर होता है 96,500 कूलम्ब के अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, ये तो बात हो गई एसआई यूनिट और प्रैक्टिकल यूनिट की। अब कुछ एक और यूनिट होती है चार्ज की, अदर यूनिट ऑफ चार्ज। ये है ESU, इसको आप बोल सकते हैं स्टैट कूलम्ब। ठीक है, और जो ये ESU है ये CGS यूनिट है। ठीक है, तो देखिए 1 ESU इज इक्वल टू, सॉरी 1 कूलम्ब इज इक्वल टू आएगा, 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 9 ESU, एंड 1 ESU इज इक्वल टू 3.33 इंटू 10 की पावर -10 कूलम्ब। ठीक है, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ओके, तो अब आप इसको नोट कीजिए, और डायमेंशन भी देख लेते हैं इसका। डायमेंशन क्या होगा, देखो फॉर्मूला क्या हमारे पास, Q इज इक्वल टू आई टी। ठीक है, डायमेंशन के लिए क्या होगा, एम्पियर का ये A हो गया। ठीक है, और ये सेकंड है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका एम्पियर का सिंबल A। ठीक है, पावर 1, और सेकंड के लिए टाइम है ये T1, और इसको MLT के फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा, M 0 है, L की पावर भी 0 है, T की पावर क्या है 1, और A की पावर क्या है 1। ये हो गया है हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला।
चार्ज का। ठीक है, तो अब आप इसको नोट कीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के ऊपर। तो अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पहली प्रॉपर्टी है चार्ज की कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि इसको नॉर्मली हम ऐड कर सकते हैं। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी होती है चार्ज की कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर हो सकता है। ये चार्ज इज ट्रांसफरेबल। ठीक है, नेक्स्ट है चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास, यानी कि चार्ज कांट एग्जिस्ट विदाउट मास, लेकिन मास जो होता है वो चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर सकता है। बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। यानी कि किसी बॉडी के ऊपर अगर चार्ज है, उसका मतलब होगा कि उसके ऊपर उसके पास मास भी होना चाहिए। ठीक है, और अगर किसी बॉडी के पास मास है तो ज़रूरी नहीं है कि उस पर चार्ज हो ही। ठीक है, तो आप इस बात को समझ गए होंगे। नेक्स्ट है इफ अ बॉडी इज गिवन पॉजिटिव चार्ज। बेसिकली इसका मतलब ये हुआ है, पॉजिटिव चार्ज एक बॉडी के ऊपर आए तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से निकल गए हैं। ठीक है, अगर किसी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो उसमें क्या होगा, उसका मास डिक्रीज हो जाएगा। इफ अ बॉडी इज गिवन पॉजिटिव चार्ज, इट्स मास डिक्रीज। ये एक बस कहने की बात होती है कि उसको पॉजिटिव चार्ज दिया गया है बॉडी को, लेकिन इसका सही मतलब ये होता है कि उस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए गए हैं। दूसरा है इफ अ बॉडी इज गिवन नेगेटिव चार्ज, तो इसका मतलब क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए गए हैं तो उसका मास जो होगा वो बढ़ जाएगा। इट्स मास इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये चार प्रॉपर्टी हैं, इनको आप पहले नोट करो, फिर आगे की प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो अब देखिए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं हम। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, यानी कि हम इसको काउंट कर सकते हैं, काउंट किया जा सके। तो एग्ज़ाम्पल के लिए हमारे पास, जैसे आप पेटीएम यूज़ करते होंगे रुपए ट्रांसफ़र करने के लिए, तो इसमें सबसे कम रुपए कितने ट्रांसफ़र कर सकते हैं आप? 1 रुपये कर सकते हैं, उससे कम तो नहीं कर सकते। 58 हो गई, जैसे 54 हो गई, इनको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। सिर्फ 1 रुपये ही मिनिमम आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
तो ऐसे ही इसमें जो चार्ज होता है, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। तो स्टेटमेंट लिखेंगे हम, स्मॉलेस्ट चार्ज that can exist is of electron। जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास सबसे छोटा चार्ज होता है और इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। दैट्स वाई चार्ज इज ट्रांसफर्ड in the integral multiple of electron। Any object can have charge। कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है उसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में ही होता है। ओके, एनी ऑब्जेक्ट कैन हैव चार्ज इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता ही है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। चार्ज का एक छोटा सा रिलेशन होता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। ठीक है, ये Q क्या हो गया हमारे पास, चार्ज। जो N है ये है इंटीजर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चलेंगे इनसे, ये 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन ऐसे होते हैं। और जो E है ये है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ये चार्ज हो गया। ठीक है, तो इनको आप नोट कीजिए। तो एक जैसे कि एक बॉडी हमारे पास, उसके पास पॉजिटिव साइन है या फिर नेगेटिव साइन, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन निकल गए या फिर इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए हैं। तो इसमें हम पता करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ऐड हुए या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं। तो उनको निकालने के लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसको हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, Q इज इक्वल टू NE। N यहाँ पर क्या है, इंटीजर है। ठीक है, और N को ही हम बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो निकले हैं और जो ऐड हो चुके हैं। तो यहाँ पर N की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, Q है NE है, तो यहाँ पर Q अपॉन E आ जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया है Q अपॉन E, ये होगा N के बराबर। ये रिलेशन है आपके पास, ये कई क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपसे, तो यहाँ से आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये चार्ज है आपका इलेक्ट्रॉन का, तो इसको नोट कीजिए आप अब। और जैसे कि आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनके अंदर ऐसे पूछा जाता है कि ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा या फिर नहीं करेगा, तो उसमें आपको N की वैल्यू देखनी है। अगर वो इंटीजर आ रही है तो वो चार्ज एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं। अब देखो हमारे पास एक नोट है, रिसेंटली द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ चार्ज प्लस 1/3 E and plus 2/3 E has been postulated। These particles are called quarks। ठीक है, but still this is not considered as the quantum of charge because they are not stable। अब देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उनसे भी छोटे हैं, ये क्वार्क्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन से छोटे हैं, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, और जो इनकी लाइफ स्पैन होती है वो भी बहुत ही कम होती है। तो ये ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन बस इसको ऐसे नॉलेज के लिए लिख लो आप। सो अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज़ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। ये तो आप
पहले से पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासेस से कि लाइक चार्जेस रिपेल और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट। सेम चार्ज करते हैं रिपेल, करते हैं सेम चार्ज। और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, सेम मतलब लाइक लिख सकते हैं आप यहाँ पर, अनलाइक चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे कि हमारे पास एक पॉजिटिव साइन है, दूसरा भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों रिपेल करेंगे एक दूसरे को, रिपेल। नेक्स्ट है एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, तो ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे। अनलाइक चार्जेस है ये, तो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, अट्रैक्ट ईच अदर। नेक्स्ट है एक नेगेटिव, दूसरा भी नेगेटिव है, तो ये दोनों रिपेल करेंगे। ठीक है। अब अगली प्रॉपर्टी देखिए, चार्ज इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड इसमें हम देखिए, अब जो चार्ज होता है हमारे पास, उसको ना हम बना सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट आएगा, चार्ज कैनॉट बी क्रिएटेड, या फिर आप यहाँ लिखिए नाइदर। ठीक है, चार्जेस नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को हम ना ही बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो अब देखिए, जो चार्ज होते हैं हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम में, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम की बात करते हैं अब हम। जैसे हमारे पास ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इसके अंदर जो टोटल चार्ज होगा वो तो सेम रहेगा, लेकिन इसमें जो चार्ज पार्टिकल्स है ये टाइम के साथ चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट लिखेंगे हम, इन आइसोलेटेड सिस्टम, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल नंबर सेम रहेंगे, टोटल चार्ज डज नॉट चेंज विद टाइम। ठीक है, चार्ज रहेगा टोटल सेम, और जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, वो सारे कैसे होंगे, वो चेंज करते रहेंगे। नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स कैन चेंज। ठीक है, जैसे हमारे पास ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें 5 माइक्रोकूलम का एक चार्ज है, दूसरा चार्ज है जैसे -2 माइक्रोकूलम का। तो ये एक कैसा सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है। और यहाँ देखिए, अब जो टोटल चार्ज होगा 5 माइक्रोकूलम है एक, ठीक है, ये एक टाइम पे है। अब ये दूसरा टाइम पे क्या हो गया कि 5 माइक्रोकूलम का चार्ज ऐसे टूट गया है, सेपरेट हो चुका है, तो ये कन्वर्ट हो गया 1 माइक्रोकूलम में। दूसरा चार्ज जैसे 3 माइक्रोकूलम, और इसका थर्ड पार्ट एक और है, इसका नाम देते हैं हम ए। और एक चार्ज हमारे पास क्या है ऑलरेडी प्रेजेंट, -2 माइक्रोकूलम। ठीक है, ये है फर्स्ट कंडीशन। कुछ समय बाद ये दूसरी कंडीशन आ जाती है, आफ्टर सम टाइम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो ए मैग्नीट्यूड है, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है कि ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा। द पॉइंट है, इसमें आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज सेम रहेगा, लेकिन पार्टिकल्स चेंज हो सकते हैं। फर्स्ट वाला और जो सेकंड वाला है, इनमें टोटल चार्ज सेम है, लेकिन जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो चेंज हो सकते हैं।
नंबर ऑफ पार्टिकल CLE आएगा इधर। तो यहाँ देखिए जो 5 माइक्रोकूलम्ब है इसके बाद में जाके टुकड़े हो चुके हैं, 3 पार्ट में बदल गया है, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो गए हैं। तो यहाँ पर जो ये A है ये ना ही डिस्ट्रॉय हुआ है ना ही क्रिएट हुआ है, ठीक है। चार्जेस नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इस बात को समझो आप। यहाँ पर बस नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हुआ है, टोटल चार्ज सेम है आइसोलेटेड सिस्टम में, ठीक है। तो देखिए अब जो इक्वेशन बनेगी हमारे पास वो होगी 5 माइक्रोकूलम्ब माइनस 2 माइक्रोकूलम्ब फर्स्ट वाली कंडीशन की, और जो सेकंड वाली कंडीशन में है यानी कि जो सेकंड वाले पार्ट में 3 माइक्रोकूलम्ब 1 माइक्रोकूलम्ब माइनस 2 माइक्रोकूलम्ब है, और यहाँ से जो A है इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी एक जो दोनों पार्ट हैं उन दोनों को इक्वेट करके 5 माइनस 2 यहाँ लिख देंगे माइक्रोकूलम्ब इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर 5 माइनस 2 क्या आएगा, अब यहाँ आएगा 3 माइक्रोकूलम्ब, और जो सेकंड वाला है उसमें भी 3 कूलम्ब आना चाहिए टोटल चार्ज। तो देखिए यहाँ पर सेकंड वाली कंडीशन को फर्स्ट वाले के साथ इक्वेट कर देंगे, 3 यहाँ पर प्लस 1, ये नेगेटिव चार्ज आएगा 2 प्लस A, और यूनिट है माइक्रोकूलम्ब। इसको सॉल्व करें अब हम। यहाँ देखिए 5 माइनस 2 जाएगा 3 माइक्रोकूलम्ब इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास 2 माइक्रोकूलम्ब प्लस A, यहाँ से 2 माइक्रोकूलम्ब इस साइड जाएगा, 3 माइनस 2 माइक्रोकूलम्ब इज इक्वल टू A। अब यहाँ से इसको सॉल्व करके A की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 माइक्रोकूलम्ब, ठीक है। यहाँ से हमको मिल गया है हमारा चार्ज A की मैग्नीट्यूड मिल गई है हमको, तो यहाँ पर लिख देंगे हम A की जगह 1 माइक्रोकूलम्ब, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये वाला जो मैंने सेकेंड वाला पॉइंट लिख रखा है, फर्स्ट और सेकंड क्या हो गए, इक्वेट हो गए हैं, ठीक है। और यहाँ से हमको A की वैल्यू मिल गई है, तो इसको आप नोट कीजिए। इस एग्जांपल से हमारे पास फर्स्ट और सेकंड दोनों पॉइंट्स जस्टिफाई हो चुके हैं। तो अब हम देखते हैं चार्जेस की अगली प्रॉपर्टी, दैट इज़ चार्ज इज़ इनवेरिएंट। इनवेरिएंट वर्ड का मतलब क्या होगा कि चार्ज वेरी नहीं करते हैं। अब देखिए हम ये समझेंगे मास की प्रॉपर्टी से, ठीक है। अब देखिए जैसे मास है, मास भी मैटर की प्रॉपर्टी है, चार्ज भी मैटर की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे मास इज़ नॉट इनवेरिएंट, यानी कि जो मास होता है वो वेरी करता है, इस लाइन का ये मतलब हुआ है, ठीक है। तो यहाँ लिख लो जैसे मास वेरी करता है, इससे आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। अब देखिए जो आइंस्टाइन थे, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इन्होंने बताया था कि जो मास होता है उसका फॉर्मूला है, ये हो गया है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और दूसरा होता है हमारे पास एक रेस्ट मास, ठीक है। अब देखिए ये m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला है हमारे पास जो आइंस्टाइन ने हमको दिया था। अब देखिए यहाँ पर ये m क्या है, m हो गया है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरा है हमारे पास m नॉट, ये होता है रेस्ट मास। जब कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है तब होता है जो मास, उसको बोलते हैं रेस्ट मास, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, और c क्या है हमारे पास, स्पीड ऑफ लाइट, और लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
अब देखिए मास और वेलोसिटी में जो रिलेशन है उसको देखते हैं। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बढ़ गई है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बढ़ी और इससे 1 में से माइनस करेंगे, 1 माइनस v²/c², तो ये टर्म 1 से छोटा हो जाएगा और मास इसके इन्वर्स रिलेशन में है, तो जो डिनोमिनेटर है अगर वो छोटा हुआ तो मास जो है वो बढ़ जाएगा। तो इससे हमको ये पता चलता है कि जो वेलोसिटी है अगर हम इसको इंक्रीज़ करेंगे तो डिनोमिनेटर वाला टर्म छोटा हो जाएगा, क्योंकि 1 में से माइनस करेंगे ना इसको, और रूट भी इसका, तो डिनोमिनेटर का टर्म छोटा हुआ है, तो इसकी वजह से जो मास है वो बढ़ जाएगा। तो इसलिए वेलोसिटी इंक्रीज़ करने पर हमारे पास आता है मास वेरी करता हुआ, यानी कि मास कैसा हो गया है, इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। वेलोसिटी इंक्रीज़ करने पर मास इंक्रीज़ हो गया है। इस वजह से हम कह देते हैं कि जो मास है वो इनवेरिएंट नहीं है, यानी कि मास वेरी करता है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं डेली यूज़ की। अब देखो डेली रूटीन में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। डेली रूटीन में 10 किलोमीटर पर आवर हो गई जैसे कि, या फिर 500 किलोमीटर पर आवर हो गई किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, तो ये तो काफ़ी कम है ना एज़ कम्पेयर टू लाइट। लाइट की देखो क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतनी ज़्यादा होती है स्पीड लाइट की। तो इसके कंपैरिजन में जो हमारे डेली यूज़ के जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं सभी, इनकी वेलोसिटी काफ़ी कम होती है, इसलिए हम जो मास है उसमें इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट नहीं देख पाते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, जैसे ये हमारे पास एटम है, ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, प्रोटॉन है यहाँ पर, और बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिट में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्योंकि इनकी जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स की जो स्पीड होती है वो लाइट से ज़्यादा हो सकती है, तो इसमें देखा जाता है कि जो मास है वो वेरी कर रहा है, ठीक है। तो ये सब आप समझ गए होंगे कि मास इनवेरिएंट नहीं है, मास वेरी करता है, लेकिन ऐसा चार्ज में नहीं होता। तो अब चार्ज को देखते हैं। तो हमने अभी पढ़ लिया है मास के बारे में। मास इनवेरिएंट नहीं होता है, ठीक है, इनवेरिएंट नहीं होता। अब देखते हैं चार्ज के बारे में। चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि जो चार्ज होता है वो स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ, सॉरी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आना चाहिए था यहाँ पर। तो स्टेटमेंट है चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, चाहे चार्ज मूव कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, चार्ज बिल्कुल सेम रहेगा, वेरी नहीं करेगा, जैसे कि मास करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो हम पॉइंट है उसको लिखते हैं। Whether it is moving or not, its charge do not change, ठीक है, यानी कि चार्ज इनवेरिएंट है। तो आपने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं देखा होगा Q = Q0 1 - v²/c², ऐसा कोई भी फॉर्मूला आपने कहीं नहीं देखा होगा, ठीक है।
ऐसा क्यों है? क्योंकि जो चार्ज है वो वेरी करता ही नहीं है वेलोसिटी के साथ। तो ऐसा आप फॉर्मूला देख नहीं सकते, तो यहाँ पर क्रॉस मार दीजिए ताकि आपको ध्यान रहेगा कि जो चार्ज है वो स्पीड के साथ वेरी नहीं करता है, वो इंडिपेंडेंट होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। तो अब आप इनको नोट कीजिए। अब देखिए ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने, 2 क्वेश्चंस, इनको आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना आप। होप आपने अब सॉल्व कर लिया होगा। तो इसका सॉल्यूशन देखिए अब। तो यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन है, व्हेन स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इंक्रीजेज इट्स स्पेसिफिक चार्ज विल। अब देखिए यहाँ पर स्पेसिफिक चार्ज की बात की गई है, ना कि नॉर्मल चार्ज। तो वर्ड है हमारे पास स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है। और जो स्पेसिफिक वर्ड है उसका मतलब होता है पर यूनिट मास, यानी कि चार्ज को मास से डिवाइड कर देना है, ठीक है। क्या मतलब हुआ? चार्ज यानी कि Q अपॉन M, ये होता है हमारे पास स्पेसिफिक चार्ज। तो जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ करने पर स्पेसिफिक चार्ज पे क्या फ़र्क पड़ेगा? अब देखिए जो वेलोसिटी इंक्रीज़ की, इसकी वजह से जो चार्ज है वो तो सेम रहेगा, क्योंकि जो चार्ज है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। चाहे वेलोसिटी बढ़ाओ या घटाओ, जो चार्ज है वो इंक्रीज़ नहीं करेगा, यानी कि वेरी नहीं करेगा, ना ही इंक्रीज़ ना ही डिक्रीज़, ठीक है। और दूसरा वर्ड क्या है हमारे पास? दूसरा टर्म यहाँ पर मास, ठीक है। स्पेसिफिक चार्ज में एक हो गया चार्ज और दूसरा है मास। तो वेलोसिटी इंक्रीज़ करने पर मास क्या होता है? इंक्रीज़ होता है, ठीक। अब देखिए जो स्पेसिफिक चार्ज है Q/M, जो Q है वो तो सेम है, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जो दूसरा है वेलोसिटी इंक्रीज़ करने पर मास इंक्रीज़ हुआ है, यानी कि डिनोमिनेटर इंक्रीज़ किया है, तो जो स्पेसिफिक चार्ज है वो क्या करेगा? डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। मास इंक्रीज़ करने पर स्पेसिफिक चार्ज डिक्रीज़ करेगा, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। तो करेक्ट आंसर आएगा आपका सेकेंड, ठीक है। तो आपका सही होगा ये भी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज़ पॉसिबल। अब देखिए फॉर्मूला होता है Q इज़ इक्वल टू NE। तो यहाँ पर जो N है वो क्या है? इंटीज़र है। तो N की जो वैल्यू है 1 2 3 ऐसे आनी चाहिए, पॉइंट्स में नहीं आनी चाहिए। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे Q इज़ इक्वल टू NE फार्मूले से, ठीक। अब देखो जो E होता है, E की वैल्यू क्या होती है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब होती है। तो अब कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि जो 16 का पढ़ा होता है उसको याद कर लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही चार्ज को देखते हैं। जैसे कि 32 आ गया तो मान लेंगे कि ये सही है, लेकिन ऐसा नहीं करना है, इससे आपका जो आंसर है वो भी गलत हो सकता है। तो एक अच्छे मेथड से जाना है हमको। फार्मूला क्या होता है? Q इज़ इक्वल टू NE। जो फर्स्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 20 कूलम्ब है, तो यहाँ लिख दीजिए 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 20, और डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। इसको डिवाइड में लिखेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब, और ये इक्वल्स टू आ गया है N के। यहाँ पर जो यूनिट है वो कैंसिल हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर 16 दूनी 32 होता है, तो ये माइनस 19 ऊपर जाके प्लस 19 हो जाएगा, ये आ जाएगा 10 की पावर माइनस 1। तो N की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2/10 यानी कि 0.2, ठीक है। तो ऐसे 16 का पढ़ा याद करने से आपका जो आंसर है वो गलत भी हो सकता है। तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब सेकंड देखिए, ऑप्शन है 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब। अब देखिए जो 2.5 है वो यानी कि 25 16 के टेबल में तो आएगा नहीं, तो ये वैसे ही गलत हो गया। नेक्स्ट है थर्ड ऑप्शन 8 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कूलम्ब। 8 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कूलम्ब को डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से, ये कूलम्ब ये कट जाएगी इसकी यूनिट, ये N के बराबर हो जाएगा। यहाँ देखिए ये 5 से कट जाएगा,
और यहाँ पर -19 ऊपर जाके +19 हो जाएगा। 5 इंटू 10⁻19 -18, इसका आंसर आ जाएगा 50 n के बराबर। ठीक है, इंटीजर की वैल्यू आ गई है 50, यानी कि ये वाला चार्ज पॉसिबल है। सो करेक्ट आंसर आएगा आपका थर्ड। तो ये 2 क्वेश्चंस थे, वैसे बेसिक ही थे, तो आपके भी सही होने चाहिए, तो इनको नोट कर लो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। ये है आपका अगला सवाल। अ सोप बबल इज़ गिवन अ नेगेटिव चार्ज देन इट्स रेडियस। तो एक सोप बबल है, उसको हमने नेगेटिव चार्ज दिए हैं, उससे रेडियस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इंक्रीज़ करेगा, डिक्रीज़ करेगा, सेम रहेगा, या फिर हम कुछ बता नहीं सकते। अब जैसे हमारे पास ये सोप बबल है, इसको हमने नेगेटिव चार्ज दे दिया ये, ठीक है। अब देखो, आपको पता है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इस बबल पे जो नेगेटिव चार्ज है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इसकी वजह से जो रेडियस है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, जो बबल का रेडियस है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, रेडियस इंक्रीज़। तो करेक्ट आंसर आएगा आपका फर्स्ट। अब देखो, यहाँ पर जो नेगेटिव है इसकी जगह अगर मैं आपको पॉजिटिव लिख दूँ, तब बताओ आपका आंसर क्या होगा। जो सोप बबल है इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिए है, नेगेटिव नहीं है, यहाँ पर पॉजिटिव है ओनली। तो ये भी लाइक चार्जेस है, तो ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को, तो जो रेडियस है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इससे मतलब आप क्या समझे कि अगर इसको नेगेटिव चार्ज दें या फिर पॉजिटिव चार्ज दें, कोई सा भी चार्ज देने पर जो सोप बबल है वो इंक्रीज़ ही करता है। ठीक है, तो इनको आप नोट कीजिए, फिर अगला सवाल देखते हैं। सो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो पहले, फिर आंसर देखना। तो क्वेश्चन हमारे पास, अ कंडक्टर हैज़ बीन गिवन अ चार्ज -3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम बाय ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन, mass increase in kg of conductor and the number of electrons in the conductor is respectively। अब देखिए, यहाँ पर 4 ऑप्शंस गिवन आपको, एक्सट्रैक्टेड, एडेड। अब देखिए, मास इंक्रीज कब होगा, जब हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन जिनमें एक्सट्रैक्टेड लिखा है ये तो वैसे ही गलत हो गए। ठीक है, तो हमारा जो थर्ड है और फर्स्ट ये गलत हो गए हैं। सेकंड और फोर्थ में से हमको डिसाइड करना है। अब सेकंड और फोर्थ में से हम डिसाइड करेंगे। अब देखिए, इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है और मास इंक्रीज फाइंड करना है। ये हो गया हमारे पास चार्ज। Q इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है NE। अब देखिए, Q की वैल्यू क्या है, 3 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन जो E है वो नीचे आ जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये n के बराबर आ जाएगा। अब देखिए, ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास आ जाएगा 2 के इंटू 10 की पावर, ये आ जाएगा 12। सो n इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर 12। तो ये देखिए हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये है सेकंड वाला है हमारे पास, पहले वाला मास इंक्रीज हो गया, सेकंड वाला नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 2 इंटू 10 की पावर 12, ये कहाँ कहाँ है, देखिए अब थर्ड ऑप्शन में है और एक फोर्थ ऑप्शन में, लेकिन जो थर्ड वाला है इसमें एक्सट्रैक्टेड लिखा है, तो ये ऑप्शन थर्ड वाला गलत है और फोर्थ वाला सही होगा। ठीक है, अब देखते हैं मास इंक्रीज के बारे में। मास इंक्रीज कैसे निकालेंगे, m इज इक्वल टू n इंटू, देखो n क्या हो गया, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स एडेड। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम एक इलेक्ट्रॉन के मास से, यानी कि 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। इस बात को ध्यान रखना कि ये kg में होता है, ना कि ग्राम में। ठीक है, मास इज इक्वल टू n क्या हुआ है, 2 इंटू 10 की पावर 12 इंटू 9.1
×10⁻31। यहाँ पर आप 2 की जगह लिख लीजिए 3/1.6। इससे आपके पास एक्यूरेटली आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ से आप इंक्रीज इन मास सॉल्व कीजिएगा। ये आ जाएगा लगभग 2 × 10⁻18 के। तो करेक्ट आंसर है आपका 4th। अब देखते हैं हम मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग कई तरीके से हो जाती है, लाइक फ्रिक्शनल मेथड, कंडक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड। ठीक है, पहला है चार्जिंग बाय फ्रिक्शनल मेथड। तो आपने देखा ही होगा कि जो स्कूल होते हैं उसमें पीटीआई सर क्या बोलते हैं कि अपने हाथों को रब करो। सर्दियों में बोलते हैं ना कि ऐसे अपने हाथों को रब करो। तो वो सब क्या है, फ्रिक्शनल मेथड से हमारे जो हाथ है वो हीट जनरेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ एग्जांपल्स है हमारे पास, तो उनको देखते हैं। इससे पहले एग्जांपल है हमारे पास कि जो ग्लास होता है, ग्लास रॉड, उसको हम रब करते हैं सिल्क क्लॉथ के साथ। सिल्क क्लॉथ, जैसे ये हमारे पास एक ग्लास रॉड है, उसको सिल्क क्लॉथ के साथ ऐसे रब करेंगे तो जो हमारे पास ग्लास रॉड होता है उस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। ग्लास रॉड पे कैसा चार्ज आया है, पॉजिटिव चार्ज। और जो सिल्क क्लॉथ है उस पे आता है हमारे पास नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज। ये हो गया है ग्लास रॉड का एग्जाम्पल। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास एक इबोनाइट रॉड का। इबोनाइट रॉड को हम रबर रॉड भी बोल सकते हैं क्योंकि ये रबर से बनी हुई होती है। इसको हम रब कराते हैं एनिमल फर के साथ। ठीक है, एनिमल फर यानी कि जैसे वूल हो गई। इबोनाइट रॉड को हम वूल से रब कराएंगे तो जो इबोनाइट रॉड है उस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इबोनाइट रॉड नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और जो दूसरा पार्ट है हमारे पास यानी कि वूल, उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये हो गया हमारे पास फ्रिक्शनल मेथड। ठीक है, ये 2 एग्जांपल्स हैं, इनको आप ध्यान रखना। तो देखिए यहाँ पर ये वूल लिखा है। ठीक है, अब देखो आपने बचपन में भी एक्सपेरिमेंट करे होंगे। जो हमारे पास जो कॉम्ब होता है उससे हम अपने बाल बांधते हैं तो वो जो कॉम्ब होगा वो चार्ज हो जाता है और उस चार्ज जो कॉम्ब है उसको अगर हम छोटे छोटे पेपर पीसेस के पास ले जाते हैं तो जो पेपर पीसेस होते हैं वो अट्रैक्शन शो करने लग जाते हैं। आपने करा ही होगा ये एक्सपेरिमेंट। तो ये हो गया है फ्रिक्शनल मेथड।